हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग की क्लास 6 की और क्लास 7 की होम साइंस की बुक कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 की होम साइंस की बुक। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो फर्स्ट लेसन है वो स्वास्थ्य है। ठीक है, तो देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा वही मैं आपको अंडरलाइन करके पढ़ा दूंगी, तो इसमें अभी कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये नर्स द्वारा घर जाके बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जा रहा है। ठीक है, ये वृद्धि निगरानी क्या है। ओके, तो यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। वृद्धि निगरानी से तात्पर्य बच्चे के जन्म के उपरांत उसकी निरंतर हो रही वृद्धि और उचित देखभाल है। बढ़ते हुए बच्चे को, जो बढ़ रहा है बच्चे को निरंतर कुशल देखभाल की आवश्यकता होती है। जो बढ़ रहा है बच्चा, उसको निरंतर कुशल देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत बच्चे के समुचित विकास हेतु रोगों से बचाने के लिए टीके लगाए जाते हैं। देखिए, क्या होता है कि वृद्धि निगरानी से तात्पर्य है कि बच्चों के जन्म के उपरांत उसकी निरंतर हो रही वृद्धि और उसकी देखभाल से है। ठीक है, बढ़ते बच्चे को निरंतर कुशल देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत बच्चे के समुचित विकास हेतु रोगों से बचाने के लिए टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, अगर प्रारंभ से ही बढ़ते बच्चे की उचित देखभाल नहीं की जाती है तो वह अनेक बीमारियों का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। और ये बीमारियां आगे चल के बच्चे का संपूर्ण जीवन कष्टमय बना देती हैं और अक्सर मौत का कारण बनता है। ठीक है, जैसे टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, डिप्टीरिया, काली खांसी, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसी कितनी बीमारियां बच्चे की उचित निगरानी न रख पाने के कारण होती हैं। वृद्धि निगरानी का महत्व तो हर माता पिता के लिए बहुत आवश्यक है कि वे बच्चे को समय समय पर निर्धारित प्रतिरक्षक टीके लगवाते रहे। तो जो टीके निर्धारित किए गए हैं, तो हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो टीके समय पर लगवाए। ऐसा करने से बढ़ते बच्चे के शरीर का क्या होता है, उचित विकास होता है और भविष्य में होने वाली बीमारियों से वो सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, अब प्रतिरक्षण। ठीक है, प्रतिरक्षण का महत्व क्या है। तो प्रत्येक व्यक्ति में रोगों से बचाव की प्राकृतिक क्षमता होती है। तो हर एक व्यक्ति की प्रतिरक्षक क्षमता अलग अलग होती है जो हमें रोगों से बचाती है। जब किसी बीमारी के रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो साधारणतः शरीर की प्राकृतिक क्षमता उनका मुकाबला करती है। यदि शरीर की प्राकृतिक बचाव क्षमता कम हो जाती है तो शरीर क्या होने की संभावना बढ़ जाती है, तो रोगग्रस्त होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए, ठीक है, और बढ़ाए रखने के लिए हमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ाए रखना चाहिए। ठीक है, बनाए भी रखना चाहिए और उसे बढ़ा के भी रखना चाहिए। ठीक है, फिर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है, बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई द्वारा, ठीक है, या ड्रॉप के रूप में शरीर में पहुंचाना, ठीक है, प्रतिरक्षण या टीकाकरण कहलाता है। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, देखिए, शरीर की प्रतिरोधक ये लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट लाएंगे। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई के द्वारा या ड्रॉप के द्वारा शरीर में पहुंचाना प्रतिरक्षण या टीकाकरण कहलाता है। ये रोगाणु टीके के माध्यम से शरीर में पहुंचाए जाने से बच्चा जीवन भर के लिए उन रोगों के भयानक परिणामों से सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, अपितु उनके कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। प्रतिरोधक क्षमता बनाने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर भी जाए तो रोग ही नहीं अथवा उसका प्रभाव भी कम प्रकट होता है। ठीक है,
सभी चाहते हैं कि उनका बच्चा किसी रोग का शिकार ना हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उचित समय पर बच्चे को प्रतिरक्षण टीके लगवाकर घातक बीमारियों से उसका बचाव कर लिया जाए। ठीक है, तो ये प्रतिरक्षण टीकों की सूची है, आप लोग देख लें। और इसके अलावा मैंने पूरा एक वीडियो बनाई है इसके ऊपर, पूरी अच्छी तरह समझाया है, तो वहाँ पे भी देख लें। ठीक है, कब क्या और कैसे बचाव करना है, कौन सा टीका लगवाना है, उसका बचाव क्या है, ये सूची है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ। देख लिया आपने, तो आगे मैं बढ़ रही हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया है आपको, पूरा एक टीकाकरण चैप्टर मैंने पूरी वीडियो ही बनाई है, बहुत अच्छी सी वीडियो बनी है। उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके भी आप सर्च कर सकते हो, उसमें मैंने एक एक टीके के बारे में अच्छे से बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टीकाकरण में सावधानियाँ, तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि नियत समय पे टीकाकरण नहीं हो पाया तो डॉक्टर की सलाह से टीका लगवाएं। ऐसा हो गया कि आपका जो निर्धारित समय था उसमें आपने टीकाकरण नहीं करवाया, भूल गए, तो आपको क्या डॉक्टर से राय लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा, तब जाके टीका लगवाएं। 2 टीकों के बीच का अंतर 1 माह से कम नहीं होना चाहिए। साधारण सर्दी जुकाम खांसी बुखार आदि होने पर टीका डॉक्टर की सलाह से लगवाएं। फिर प्रतिरक्षण से पूर्व की सावधानियाँ, टीके का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब उसे समय पर लगवाया जाए। बिल्कुल सही, जब कोई भी चीज़ है समय पे करोगे तो लाभ उसका तभी मिलेगा। टीके की समान मात्रा दिलाने के बाद निर्धारित समय पे आवश्यकता अनुसार उसकी बूस्टर खुराक दिलाना रोग से पूर्व बचाव के लिए आवश्यक है। टीका लगवाने से पूर्व यह देख लेना आवश्यक है कि सुई संक्रमित हो और टीके का रखरखाव उचित हो। प्रतिरक्षण के पश्चात सावधानियाँ, तो टीका लगने के बाद यदि बच्चे को 1-2 दिन बुखार आए या इसी तरह की अन्य कोई तकलीफ हो तो घबराना नहीं चाहिए। ये तकलीफ प्रकट करती है कि टीका उचित कार्य कर रहा है और बच्चे में प्रतिरक्षण विकसित हो रहा है। ठीक है, BCG का टीका लगवाने पर, ये लिख लीजिए, BCG का टीका लगवाने पर यदि 3 माह तक उस स्थान पर फफोले ना पड़े तो चिकित्सक को दिखाना पड़ेगा। खसरे का टीका बच्चे को 9 माह से पूर्व ना लगवाया जाए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट आएंगे। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इस बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। पोलियो का वायरस अस्वच्छ शौच सुविधाओं के कारण ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। माँ के प्रारंभिक दूध में प्रतिरोधी क्षमता होती है, शिशु के लिए यह दूध बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, अतः जन्म के तुरंत बाद ही बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। कुपोषण, तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से क्या होता है, कुपोषण होता है। कुपोषण के कारण तो अपर्याप्त भोजन, ठीक है, कुपोषण के क्या कारण है, अपर्याप्त भोजन, अनुपयुक्त भोजन, जागरूकता की कमी, अस्वच्छ वातावरण, गरीबी, भोज्य पदार्थों में मिलावट, अतिपोषण, जनसंख्या वृद्धि, कुपोषण से होने वाले रोग। ठीक है, तो क्वाशियोकर, ठीक है, तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला क्वाशियोकर प्रमुख रोग है। इस रोग से बच्चों के शरीर की वृद्धि क्या रुक जाती है, उन्हें भूख कम लगती है, शरीर पे सूजन आ जाती है, बाल रूखे चमक रहित हो जाते हैं, त्वचा रूखी हो जाती है और उस पर काले चिकत्ते पड़ जाते हैं, आँख कमज़ोर हो जाती है। उपचार क्या है, क्वाशियोकर रोग का प्रमुख कारण प्रोटीन की कमी है, लिख लीजिए। और बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार जैसे मटर, मूंग, चना, अरहर, सोयाबीन आदि दालें भोजन में देना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त अनाज, मूंगफली, दूध आदि का सेवन भी क्या होता है, लाभदायक होता है। ठीक है, सूखा रोग, तो शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी, ठीक है, की कमी हो जाने से बच्चों को सूखा रोग, अस्थि दुर्बलता या रिकेट्स हो जाता है। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों तत्व हड्डी और दांतों का निर्माण
और उसको स्वस्थ बनाए रखने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जबकि बालक के अंग तेजी से बढ़ रहे हैं होते हैं तो उसे अस्थि तंत्र के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों खनिजों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में बच्चे का विकास कम होता है, शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं। सूखा रोग ना हो इसके लिए बढ़ते हुए बच्चों को प्रतिदिन लगभग 1.5 ग्राम कैल्शियम और 1.5 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ये लिख लीजिए, 1.5 ग्राम कैल्शियम और 1.5 ग्राम फास्फोरस। देखिए छोटी छोटी जो हमारी छोटी क्लास की बुक है उनसे बहुत इम्पॉर्टेंट और यूनिक जानकारी मिलती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो छोटी चीज़ों को हमेशा पढ़ना चाहिए। सूखा रोग शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, अतः इन तत्वों की पूर्ति हेतु दूध, दही, पनीर, अंडा, दाल, फल, पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। दैनिक आहार में दूध तथा दूध से बने पदार्थों को सम्मिलित करने से ये दोनों तत्व पर्याप्त मात्रा में सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट आएंगे, लिख लीजिए। कैल्शियम और फास्फोरस का प्रभाव विटामिन डी की उपस्थिति में होता है। जिन व्यक्तियों को कैल्शियम और फास्फोरस की विशेष रूप से आवश्यकता होती है, उन्हें विटामिन डी युक्त भोजन का भी अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, कुपोषण से बचाव हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें गरीब परिवार को चिन्हित कर बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड बनवाए जाते हैं। इन कार्ड के माध्यम से वे लोग सस्ते दरों पर क्या करते हैं, अनाज प्राप्त कर सकते हैं। अब रक्त अल्पता, तो यदि किसी बालक के भार का परीक्षण करने के पश्चात यह प्रतीत होता है कि बालक का भार आवश्यक भार से कम है, यानी जो भार होना चाहिए उससे कम है, बालक आलसी और सुस्त है, चेहरे से पीलापन झलक रहा है, तो निश्चित ही वह रक्तक्षीणता यानी रक्त अल्पता का शिकार है। इस रोग में लाल रक्त कण प्रभावित हो जाते हैं। स्वस्थ लाल रक्त कणों में हीमोग्लोबिन होता है, ये नोट डाउन कर लीजिए, जो रक्त को लालिमा देता है। रक्त अल्पता की स्थिति में लाल रक्त कणों की रचना और क्रिया में अंतर आ जाती है। ठीक है, अब रक्त अल्पता के कारण तो शरीर के किसी अंग से अधिक मात्रा में खून बह जाना, दूषित पेय जल, व्यक्तिगत व भोजन संबंधी अस्वच्छता के कारण पेट संबंधी संक्रमण का होना, जिससे मल के रास्ते खून आना। रक्त अल्पता के लक्षण: पैरों में सूजन आना, आंखों की निचली पलक के अंदर के हिस्से का सफ़ेद फीका पड़ना, नाखून और जीभ का सफ़ेद फीका पड़ना, प्रतिदिन के कार्य में थकान महसूस करना, शरीर का आलसी व अस्वस्थ महसूस करना, भूख कम लगना। रक्त अल्पता के उपचार, तो चिकित्सीय परीक्षण द्वारा रक्त अल्पता के आधारभूत कारणों को खोजना, मौसमी हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रचुर मात्रा में सेवन करना, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए लौह तत्व से युक्त भोजन लेना, थकान से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम, स्वस्थ वातावरण और संतुलित आहार लेना, साफ सफाई रखना, खुले में शौच ना करना। ठीक है, अब जो लाइन में बताने जा रही हूँ उसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर ली, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लौह तत्व एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है, लिखिए, और यह शरीर में 4 से 5 ग्राम तक उपस्थित होता है। इसकी 70% मात्रा रक्त में हीमोग्लोबिन में, ठीक है, और 30% मात्रा यकृत, वृक्क और अस्थि मज्जा में होती है। लिखिए, लौह तत्व एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है, ठीक है, और यह शरीर में 4 से 5 ग्राम तक उपस्थित होता है और इसकी 70% मात्रा रक्त के हीमोग्लोबिन में और 30% मात्रा यकृत, वृक्क और अस्थि मज्जा में होती है। शरीर में लौह तत्व की दैनिक आवश्यकता 1 से 20 वर्ष तक 15 से 20 मिलीग्राम और पौर पुरुष स्त्री हेतु 20 मिलीग्राम, गर्भवती महिलाओं के लिए 40 मिलीग्राम और दूध पान कराने वाली महिलाओं के लिए 30 मिलीग्राम होता है। ठीक है, सेब विशेष रूप से उसका छिलका, शहद, अनार हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। ठीक है, तो सेब विशेष रूप से उसका छिलका, शहद, अनार हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से क्या करता है, बचाता है। तो ये क्वेश्चन आंसर है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है,
अब आता है स्वच्छता। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड चैप्टर स्वच्छता। इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता का हमारे स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। हमारा स्वास्थ्य स्वच्छता पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत, ठीक है, हमारे शरीर और उसके अंग की सफाई आती है। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता में हमारा शरीर और उसके अंग की क्या आएगी? सफाई आएगी। और पर्यावरणीय स्वच्छता का संबंध घर, आस पड़ोस, ठीक है, वह सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता से है। यदि हम व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देते हैं और पर्यावरणीय स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते, तो ऐसी स्थिति में पर्यावरणीय वातावरण के दूषित होने के कारण हमें ना तो स्वच्छ जल और ना स्वच्छ हवा और ना ही स्वच्छ भोजन मिल पाएगा। और स्वच्छता के अभाव में पर्यावरण के कीटाणु हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यदि हमारा पर्यावरण पूरी तरह से स्वच्छ है, ठीक है, यदि हमारा जो पर्यावरण है वो पूरी तरह से स्वच्छ है, लेकिन हमारा पूरा शरीर स्वच्छ नहीं है, तो कीटाणु हमारे शरीर में पैदा होकर स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं और हमारे सुखी जीवन को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरणीय स्वच्छता पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब व्यक्तिगत स्वच्छता को हमारे जीवन में विशेष महत्व है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अभाव में हम तरह तरह की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए हम प्रतिदिन अपने शरीर और उसके विभिन्न अंगों की स्वच्छता पर ध्यान देते हैं। हमें अपने शरीर की स्वच्छता कब कैसे करनी चाहिए, इस पर नीचे वाली तालिका पर ध्यान देखेंगे तो देखिए शौच के बाद हाथ साबुन या निसंक्रमित पदार्थ से धोना चाहिए। प्रतिदिन मंजन करना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, बालों की उचित देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, अंगों की सफाई, त्वचा की सफाई, मुंह दांतों की सफाई, आँखों की सफाई, कान की सफाई, नाक की सफाई। ठीक है, तो त्वचा की सफाई कैसे करते हैं सबको पता है। मुंह और दांतों की सफाई भी कैसे करते हैं ये भी नॉर्मल है, सबको पता है। ठीक है, आँख की सफाई भी आप सबको पता ही है। ठीक है, कान की सफाई भी और नाक की सफाई भी, तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखना तो ये देख लीजिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ठीक है, क्यों देखिए त्वचा की सफाई तो ये बता रहे कि हमारे शरीर की त्वचा में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पसीना निकलता है। पसीने के साथ धूल मिलकर त्वचा पर जम जाती है और धूल से अगिनत कीटाणु होते हैं। यदि त्वचा को स्वच्छ ना किया जाए तो धूल में पाए जाने वाले कीटाणु हमारे शरीर में प्रविष्ट होकर शरीर को रोगी बना देते हैं और घर में विभिन्न प्रकार के कार्य करने व मल आदि साफ करने से हमारे हाथ में धूल या कीटाणु संपर्क में आ जाते हैं। ठीक है, कब? प्रातःकाल स्नान द्वारा हाथ पैर को साफ करके। ठीक है, कैसे करें? तो स्नान करते समय शरीर के सभी अंगों को मल कर साफ करें। ठीक है, शौच करने के बाद हाथ को साबुन से धुलें। खाने के पूर्व हाथ और पैर को अच्छी तरह साफ करें। मुंह तथा दांतों की सफाई, तो भोजन करने के बाद यदि हम दांतों को साफ नहीं करते हैं तो भोजन का अंश मुंह में रहने से वो सड़ने लगता है, जिससे रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं और शरीर को रोगग्रस्त कर देते हैं। दांतों की ठीक प्रकार से सफाई ना करने से पायरिया रोग हो जाता है, जिससे मुंह से दुर्गंध आने लगती है। प्रातःकाल उठकर तथा सोने से पूर्व, खाने के तुरंत बाद, खाने के पहले मुंह तथा दांतों की अच्छी तरह से सफाई करें। मंजन नीम ठीक है और बबूल की ताज़ी डंठल से दातून से खाने के बाद पूरी तरह से उंगली या ब्रश द्वारा दांत को साफ करना चाहिए। ठीक है, आँख की सफाई, नेत्र में धूल के कण या वायु में उड़ते हुए कीटाणु घुस जाने से। ठीक है, सोकर उठने के बाद आँख में लगे कीचड़ की गंदगी उंगलियों से साफ करने पे, गंदे हाथ या रुमाल से आँखों को पोंछने के कारण। ठीक है, तो सोकर उठने के बाद रात्रि में सोने से पहले आँखों को धोए। बाहर या दूषित क्षेत्रों से
ठीक है। घूम कर लौटने के बाद आँखों को साफ व ठंडे पानी से धोएं। सुबह भोजन करने के बाद रात्रि में सोने से पूर्व साफ पानी से आँखों को धोकर स्वच्छ तौलिया से पोंछें। जब लगे कि आँख में धूल आदि उड़कर आई है तब आँख को साफ पानी से धोएं। कान की सफाई, तो कान में मैल को साफ करने के लिए समय समय पर जांच करवाएं। डॉक्टर के संपर्क करके कान की जांच कराएं। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार कान का उपचार कराएं। नाक की सफाई, श्वास लेते समय गंदे तथा विषैले पदार्थ नाक में प्रवेश कर जाते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल नहाते समय नाक साफ करें। प्रतिदिन मुंह और हाथ धोते समय नाक साफ करें। पर्यावरणीय स्वच्छता, तो पर्यावरण स्वच्छता में हमारे घर, ठीक है, आसपास व सार्वजनिक स्थानों व अपने चारों ओर के वातावरण की स्वच्छता आती है। इसकी स्वच्छता के अभाव में हमें स्वच्छ व कीटाणु रहित जल, वायु, भोजन नहीं मिल पाते हैं, जिससे हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारी हो जाती हैं। हमें अपने पर्यावरण को साफ और रोग रहित बनाने में के लिए निम्न उपाय करना चाहिए। खाने की सड़ी गली चीज़ें इधर उधर ना फेंकें, कूड़ेदान में फेंकना चाहिए या अपने बगीचे में एक गड्ढा खोदकर उसमें डालना चाहिए, जिससे कि अच्छी खाद तैयार हो। जल स्रोत के समीप नहाना, कपड़ा धोना, पशुओं को नहलाना एवं शौच नहीं करनी चाहिए। बाजार से सामान लाने के लिए घर से कपड़े का थैला ले जाना चाहिए। प्लास्टिक पैक सामानों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। स्कूटर, कार व अन्य वाहनों से निकलने वाले धुएं को जांच कर नियंत्रित रखना चाहिए। पटाखे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छुड़ाना। उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों को नदियों और तालाबों में नहीं बहाना। कारखाने को शहर से दूर लगाना और इसकी चिमनियों को फिल्टर युक्त व ऊंचा रखना, ठीक है। प्रतिदिन के प्रयोग में आने वाली सामानों की सफाई, ठीक है। देखिए ये सामान देख लीजिए, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। घर के सामान का उपयोग करके उसकी सफाई के उपरांत सुरक्षित और निर्धारित स्थान पर रखने से वस्तु खराब नहीं होती, वह आवश्यकता पड़ने पर आसानी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये लेसन 2 था, स्वच्छता, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन आंसर वगैरह है। अब हम लोग खाद्य पदार्थ का संरक्षण, ये लेसन 3 है। देखिए संरक्षण होता क्या है, ठीक है। तो देखिए गर्मी और नमी, गर्मी भी हो और नमी भी हो, ठीक है। नमी मतलब थोड़ा सीलन टाइप की हो, ठीक है। दोनों ही स्थितियों में जीवाणु और फफूंदी शीघ्रता से क्या होते हैं, पनपते हैं। अगर नमी भी और गर्मी भी है तो दोनों स्थिति में जीवाणु और फफूंदी शीघ्रता से पनपते हैं। जीवाणु और फफूंद वायु में हमेशा विद्यमान रहते हैं। खाद्य पदार्थों को सड़ाने का और यही खाद्य पदार्थों को सड़ाने का कार्य भी करते हैं, ठीक है। यदि खाद्य पदार्थ में इनके बढ़ने पर नियंत्रण पा लिया जाए तो भोजन को सड़ने से बचाया जा सकता है, और यही नियंत्रण क्या होता है, भोज्य पदार्थों का संरक्षण होता है। तो क्या गर्मी और नमी मतलब थोड़ी हल्की सीलन, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, जीवाणु और फफूंदी होती है वो शीघ्रता से पनपती है, ठीक है। और जीवाणु फफूंद वायु में हमेशा विद्यमान रहते हैं, और यही खाद्य पदार्थों को सड़ाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यदि खाद्य पदार्थों में इनके बढ़ने पर नियंत्रण पा लिया जाए तो भोजन को सड़ने से बचाया जा सकता है। यही नियंत्रण भोज्य पदार्थों का संरक्षण कहलाता है, ठीक है। जैसे उसमें घुन और फफूंद लग जाती है, उनके रूप, रंग और गंध में परिवर्तन आ जाता है, स्वाद खराब हो जाता है, खाद्य सामग्री के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। घुन और कीड़े मकोड़े द्वारा निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थों का सामग्री में मिल जाने से खाद्य सामग्री विषैली हो जाती है, ठीक है। हम भोज्य पदार्थों के नष्ट होने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उन्हें निम्नलिखित 2 भागों में बांटते हैं। एक शीघ्र ना नष्ट होने वाले पदार्थ और एक शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ। तो शीघ्र नष्ट ना होने वाले पदार्थ में दालें, मसाले, सूखे मेवे, घी, तेल, ठीक है, खाद्यान्न। और शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ में दूध से बने पदार्थ, फल, सब्जियां, अंडा, मांस, मछली, ये सब, ठीक है। शीघ्र
देखिए शीघ्र न नष्ट होने पदार्थ का संरक्षण। तो जो शीघ्र नष्ट नहीं होते हैं उनको कैसे हमें सुरक्षित रखना है। तो इस श्रेणी के खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा कम होती है, इसलिए देर से नष्ट या खराब होते हैं। कुछ दिनों के अंतराल में इन्हें धूप में रखा जाना उपयुक्त होता है। अनाज, दालें, मसाले, सूखे मेवे इस श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी के खाद्य पदार्थों को हम निम्न विधि से संरक्षित करते हैं। घरेलू विधि। इस विधि में लाल मिर्ची व सूखी नीम की पत्तियों को अनाज में मिलाकर वायु रुद्ध बंद डिब्बे में पैक करके रखें। मसाले, मेवे आदि को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें धूप दिखाकर ऐसे डिब्बों में पैक करके रखें जिससे नमी और वायु ना जा सके। कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग करें। कीटाणुनाशक दवाइयों को अनाज में रखकर मिलाकर रखने से घुन व कीड़े नहीं लगते और अनाज को प्रयोग करने से पूर्व उसे अच्छी तरह से धोकर प्रयोग में लाएं। ठीक है। फिर फ्यूमिगेशन। ठीक है, फ्यूमिगेशन। ठीक है, तो ये विधि क्या है? ये अनाज भंडारण का सबसे अच्छा सुरक्षित तरीका है। इस विधि में ऐसे रसायनों का प्रयोग करते हैं जो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर पूरे अनाज में फैल जाते हैं। इस विधि में ठीक है इथाइलिन ड्राई ब्रोमाइड, फिर इथाइलिन ड्राई क्लोराइड व कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे रसायनों को अनाज में मिलाते हैं। ये रसायन ठीक है ये रसायन द्रव अवस्था में छोटी डिब्बियों में रहते हैं। अनाज में रखने से पूर्व डिब्बियों को तोड़ देते हैं। अनाज को प्रयोग में लाने से पूर्व उन्हें अच्छी तरह धोया जाता है। फिर शीघ्र न नष्ट होने वाले भोज्य पदार्थ। ठीक है, दूध, दही, फल, सब्जी, अंडा, मांस, मछली। तो ऐसे पदार्थों को यथासंभव ताज़ा ही खाना ठीक है। यदि फल सब्जियां 1 या 2 दिन रखनी भी पड़े तो उन्हें सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। ठीक है, निम्न विधि अपना के इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। ठंडी विधि। तो हरी सब्जी के ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव करते रहने से 2-3 दिन तक सुरक्षित रहती है। दूध, दही जैसे भोज्य पदार्थों को किसी बर्तन में रख कर उन्हें ठंडे पानी में रखने से सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि फ्रिज उपलब्ध है तो फ्रिज या आई बॉक्स में हरी सब्जियां, पका हुआ भोजन, दूध, दही, मक्खन, फल कई दिनों तक सुरक्षित रखते हैं। फ्रिज में फल सब्जियां थैलियों में रखनी चाहिए। फिर है गर्म विधि। इस विधि में भोज्य पदार्थों को थोड़े अंतराल पर गर्म किया जाता है। ठीक है, जिससे जीवाणु एंजाइम्स कवक नष्ट हो जाते हैं, जो कवक है वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, दूध व भोजन को 5 से 6 घंटे के अंतराल पर उबाल लेने से उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। सीमा की ये कहानी में सीमा है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछे थे कैसे क्या करना है। ठीक है, फिर निर्जलीकरण विधि। तो खाद्य सामग्री से नमी का हटाना ही निर्जलीकरण है। तो इस विधि में खाद्य सामग्री में उपस्थित नमी धूप के माध्यम से सुखाकर निकल जाती है। जब खाद्य सामग्री में नमी नहीं रहती तो जीवाणु, कवक व एंजाइम सक्रिय नहीं हो पाते और खाद्य सामग्री सुरक्षित रहती है। गोभी, भिंडी, करेला, मेथी, धनिया, पालक को धूप में सुखा लेते हैं। जब उसमें से नमी खत्म हो जाती है तो वायु रुद्ध डिब्बों में बंद करके रख देते हैं और निर्जलीकरण विधि द्वारा ही पके आम के फलों के रस को सुखाकर अमावट ठीक है बनाया जाता है। फिर परिरक्षण विधि। तो भोज्य पदार्थों में विभिन्न घरेलू रासायनिक पदार्थ जैसे नमक, चीनी, हल्दी, तेल आदि को मिलाकर संरक्षित करना परिरक्षण विधि कहलाती है। परिरक्षण विधि की निम्न विधियाँ समाहित हैं। चीनी के घोल में परिरक्षण। ठीक है, तो कैसे करेंगे चीनी के घोल में परिरक्षण? तो जैसे सेब, अंगूर, अमरूद जैसे फलों को संरक्षित रखने के लिए उन्हें चीनी की गाढ़ी चाशनी में पकाते हैं और परिरक्षण विधि से मुरब्बा, जैम और जेली बना के सुरक्षित रखते हैं। फिर नमक और तेल और मसाले द्वारा परिरक्षण। तो कई प्रकार की खाद्य सामग्री को अचार, चटनी के रूप में संरक्षित रखते हैं। ठीक है, जैसे कच्चे आम को छीलकर, काट कर, नमक। ठीक है,
तेल, अचार के मसाले में मिलाकर सुरक्षित रखते हैं। ठीक है। फिर हिमीकरण, तो 0 अंश सेल्सियस या इससे नीचे के तापक्रम पर जीवाणु या फफूंद निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है। बड़े बड़े शीतलायों में आलू, आम, ठीक है, सेब जैसे खाद्य पदार्थों को इसी विधि से बहुत दिनों तक सुरक्षित करके रखते हैं। ठीक है। संरक्षण का महत्व, तो खाद्य सामग्रियों को घुन, फफूंद, अन्य कीटाणु से सुरक्षित रखना, बिना मौसम वाले फलों और सब्जियों का उपलब्ध होना, आवश्यकता से अधिक पैदा होने वाले फल, सब्जी, अनाज को सुरक्षित रखना, अनाज, फलों, सब्जियों को दूर के स्थानों पर भेजने के लिए पके हुए भोजन पदार्थों को संरक्षित रखकर उनका दोबारा उपयोग करने पर समय व ईंधन की बचत होना। भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों की सुरक्षा मानव मूल्य है। तो भारत में अधिकतर खाद्य पदार्थों का उत्पादन मौसम के अनुसार होता है। परिवार में यह परंपरा रही है कि वर्ष भर के लिए अनाज और दाल खरीद लेते हैं, क्योंकि जिस मौसम में इसका उत्पादन होता है उस मौसम में कम दाम पर उपलब्ध हो जाती है। एक साथ अधिक मात्रा में खरीद लेने पर एक प्रकार की सुरक्षा है उसकी भावना बन जाती है। तो क्या, जब इकट्ठे खरीद लोगे तो उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी, सुरक्षा भी। कभी यदि धन का अभाव हो तो खाने पीने में कोई कमी ना रहे। ठीक है। सरकार भी भंडार गृहों में गेहूँ, चावल, दाल आदि का भंडारण करती है, जिससे आपातकाल के समय देश में उसकी कमी ना हो। किसान भी जब अनाज को उगाते हैं तो अपने लिए वर्ष भर के लिए रखकर शेष अनाज को बेचते हैं। ठीक है। देखिए, भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, इस बात को भी नोट डाउन करें। देखिए, अधिकांश देखा जाता है कि अनेक घरों, होटलों, दावतों आदि में अधिक भोजन लेकर उसे फेंक देते हैं, तो बहुत गलत बात है। ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बचे भोजन को गरीब में बांट दे, पशु पक्षियों को खिला दे, थाली में आवश्यकता से अधिक भोजन ना ले, जितनी जरूरी है उतना ही भोजन ले, भोजन का सम्मान करे। ठीक है। इसकी ये क्वेश्चन आंसर शीट है। कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे लेसन 4, समान बीमारियां और इसका बचाव। ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।